हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसके पूर्व यानी हम लोग पढ़ चुके हैं आपका उत्तर भारत के जितने पर्वतीय प्रदेश हैं और साथ में पूर्वांचल की पहाड़ी और यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं सबके बारे में हम लोगों ने एकदम डीप में अध्ययन किया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और जो ज्योग्राफी का प्ले लिस्ट है उसमें क्रमबद्ध तरीके से सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको एकदम सीरियल से देखिए और ताकि ये वीडियो आपको 100% समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, खादर में। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हम मैप बनाए हैं यहाँ कौन कौन से आपका स्थल है, जैसे कौन कौन से मैदान है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो जाएगा राजस्थान का मैदान। क्या कहलाएगा जी? राजस्थान का मैदान। ठीक है, क्या होगा? राजस्थान का मैदान। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर से हमने दर्शाया है, इसको हम बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब या हरियाणा का मैदान। पंजाब या हरियाणा का मैदान इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो आपको यहां पर ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है इसको हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में बांट कर लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये सभी गंगा का मैदान है। ये आपका गंगा का मैदान है और ये भी गंगा का मैदान है, ये भी गंगा का मैदान है। लेकिन हम देखेंगे सबका अलग अलग नाम। इसको हम बोलेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। सबके बारे में डिटेल्स रूप से चर्चा करेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान, ये हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं? मध्य गंगा का मैदान। और ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। क्या बोलेंगे? निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, और ये तीनों को सम्मिलित रूप से हम बोलेंगे, ये जो तीनों है, तीनों क्षेत्र को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? यानी तीनों को हम सम्मिलित रूप से बोलेंगे आपका, क्या बोल सकते हैं? तो तीनों को सम्मिलित रूप से हम बोलेंगे गंगा का मैदान। इसको हम बोल सकते हैं क्या जी? तो गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। ठीक है, और एक क्षेत्र आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान या इसे असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ये लिख लेना है। या इसे क्या बोल सकते हैं? असम का, असम का मैदान। ठीक है, और इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे आपको। ये ट्रिक जो है भारत व खादर में, ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। हम देखेंगे किस प्रकार आखिर इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हमने बताया था, एक सिद्धांत बताया था जिसका नाम क्या था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, जिसको किसने दिया था? हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। आपको याद होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, अगर आप पढ़े होंगे। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा उसको चर्चा कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका क्या है, ये हो गया यूरेशियाई प्लेट और ये था आपका मान लीजिए भारतीय प्लेट। ठीक है, ये क्या था? यूरेशियाई प्लेट। यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? यूरेशिया का प्लेट हो गया और ये हो गया भारतीय प्लेट। ठीक है, ये आपका भारतीय प्लेट। और हम देखे थे कि भाई यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, हैरी हेस ने क्या बोला था कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट दो प्लेटें थी और बीच में क्या था? बीच में तेथीस सागर था। और ये तेथीस सागर क्या होता है? यहाँ से नदियाँ आगे बढ़ रही थी, बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया? ये जो तेथीस सागर था वो भूसन्नति के रूप में चेंज हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब ये भूसन्नति के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यूरेशियाई प्लेट और ये आपका भारतीय प्लेट दोनों क्या करती है? अभिसारी गति करती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत गति करती है और आकर ये टकरा जाती है
है लगभग सेनोजोइक महाकल्प में, और आकर जब टकराती है तो यहीं पर क्या होता है, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। यही जो आपका तेथिस भूसन्नति है, तेथिस सागर जो था, ये तेथिस सागर किसमें बदला था, भूसन्नति के रूप में बदला था। किसमें बदला था जी, भूसन्नति के रूप में परिवर्तित हो गया था। और यही भूसन्नति में जब टकराव होगा तो टकराव के कारण इसमें वलय पैदा होगा, और वलय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो कृपया कर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यानी आपके हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित हमने सिद्धांत बताया है, एक कोबर का सिद्धांत बताया है और एक आपको हैरी हैस का सिद्धांत यानी पूरा डीप में आपको बताया गया। ठीक है, जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर यानी किस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति के बाद, यानी हिमालय की उत्पत्ति के बाद आपके क्या हुआ है, यानी उत्तर का जो आपका विशाल मैदान है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम यहां पर मैप बनाएंगे एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका है मान लीजिए भारतीय प्लेट। ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी भारतीय प्लेट। ठीक है, और एक आपकी प्लेट हो जाती है यूरेशियाई प्लेट। कौन सी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। ये मान लीजिए आपकी यूरेशियाई प्लेट। दोनों में टकराव हुआ, दोनों में टकराव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो भारतीय प्लेट है वो नीचे की तरफ धंस गई। किधर धंस गई जी, ये भारतीय प्लेट यानी नीचे की तरफ क्या हुई है, ये धंसी हुई है, नीचे की तरफ ये धंसी हुई है। ठीक है, नीचे यानी यूरेशियाई प्लेट के अंदर ये समा गई है, और जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है ये भारतीय प्लेट के ऊपर चढ़ गई है, जिसके और बीच में जो आपका जो तेथिस सागर है वो तेथिस सागर किसके रूप में फैल गया है। तो तेथिस सागर को हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर यानी हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। ये लघु हिमालय, यह है आपका मध्य हिमालय, और ये हो जाएगा महान हिमालय। ठीक है, तो इस प्रकार हिमालय की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये हम देखेंगे। ये आपका हो गया हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, ये आपका महान हिमालय हो गया, और ये आपका लघु हिमालय हो गया, और ये आपका बा हिमालय हो गया। ठीक है, अब बताइए कि जब यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होगी तो ये बीच वाला जो गैप है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ जो है ये समतल भूमि, यहाँ पर गड्ढा हो गया। जब जैसे मान लीजिए एक प्लेट उधर से चढ़ी और एक प्लेट अंदर धंसी, तो यहाँ पर तो गैप हो गया, तो यहाँ पर गड्ढा ये गर्त हो जाता है। ये क्या होता है, इतना लगभग गर्त हो जाएगा। इसी गर्त को अब यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े शिखर की उत्पत्ति हुई है, बहुत बड़े बड़े क्या होंगे, शिखर होंगे। ठीक है, बहुत जैसे मान लिया कि यहाँ पर क्या होंगे, हिमालय में हम देख रहे थे कि महान हिमालय, लघु हिमालय में सर्वोच्च चोटियाँ, यानी हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती है आपका। और उन चोटियों द्वारा क्या होता है, अनेक प्रकार की नदियाँ क्या होती है, यानी हिम पिघलते रहते हैं और यहाँ से नदियाँ गिरते रहती है, और अपने साथ बहुत सारे यानी बालू पत्थर सिल्क वगैरह यानी अपने साथ अवसादों को लेकर आती है, और लाकर इस गर्त में क्या कर देगी, निक्षेप करना शुरू कर देगी। और साथ में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, इधर भारत में भी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो बहती थी, ये भी ढाल हो जाने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, मान लीजिए कि आपका प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियां निकल रही है वो भी आकर इसमें मिल जाएगी। तो इधर से भी निक्षेप शुरू हो गया, और इधर से भी जो हिमालय नदी है वो भी यहाँ पर निक्षेप करना शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये भाग जो है यानी एक विशाल मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। ये क्या होता है, विशाल मैदान के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये आपका क्या है, याद रखिएगा यूरेशियाई प्लेट है, ये आपका यूरेशियाई प्लेट, यूरेशिया की प्लेट है। कौन सी प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है। और ये आपका जो है ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट। ठीक है, और यहाँ पर यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों के टकराव से अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि भाई महान हिमालय के बाद आपका यहाँ पर कुल्लू नूर की पहाड़ियाँ, पामीर का पठार उठार के भी इधर फैले हुए हैं, तो ये आप अगले वीडियो में देखे ही हैं। तो इस मैदान के बारे में आज हम यानी इसकी विशेषता देखेंगे कि भाई यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसका विस्तार कितने क्षेत्र में है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और यहाँ पे किस किस प्रकार की यानी जो है मिट्टियां पाई जाती हैं, यानी सबके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मैप आप समझ गए होंगे, एक बार नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति से संबंधित यानी हमने क्या देखा था, अभी उत्पत्ति देखा था, ये उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो उत्पत्ति से संबंधित किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है, ये इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भाई उत्पत्ति के बाद इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये तो उत्पत्ति हो गया, अब विस्तार ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, बहुत बड़ा मैदान है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एक विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ी है, और जैसे ही आपका इधर आएगी यानी पूर्व की तरफ, ये संकरी रूप में, यहाँ पर देखिएगा असम के बाद ये संकरी पट्टी के रूप में क्या होती है, मतलब इधर ये संकरी हो जाती है और इधर ये चौड़ी है।
पश्चिम की तरफ क्या है, अधिक चौड़ी है, और जैसे ही पूर्व की तरफ आती है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और असम तक आते आते क्या हो जाता है, ये एक संकरी पट्टी के रूप में बच जाती है। ठीक है, इसकी कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 7 लाख याद रखिएगा। कुल आपका क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और कुल इसकी जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई हम देख सकते हैं, इसकी लंबाई हो जाएगी 3200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3200 किलोमीटर आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर है। और इधर आप चौड़ाई अगर देखिएगा तो इधर आपका लगभग 300 के आसपास चौड़ाई है और यहाँ आते आते 150 की चौड़ाई पर सिमट जाता है। तो पश्चिम में लगभग 300 अधिक चौड़ा है, यानी पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम है। तो सबके बारे में हम देखेंगे। ये आपका मुख्य कुछ बिंदु हो गया, आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैप में आखिर यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर आपके जो मैदान पाए जाएंगे, उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्पष्ट रूप से हम देखेंगे आपका, तो देख सकते हैं कि भाई उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको यानी स्थलाकृति के आधार पर बांट सकते हैं और एक प्रादेशिक वितरण के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, एक भौतिक स्वरूप के आधार पर बांटेंगे इसको अलग भाग में, यानी 2 आधारों पर इसको बांट सकते हैं। एक आपका भौतिक स्वरूप हो जाएगा, दूसरा स्थलाकृति। ठीक है, यह भौतिक स्वरूप या स्थलाकृति एक ही होता है, दूसरा हो जाएगा आपका प्रादेशिक वितरण। तो प्रादेशिक वितरण में एक आपको याद रखना है कि राजस्थान का मैदान होगा, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपका क्या होगा, राजस्थान का मैदान। ये जो आपको भाग ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है यानी पंजाब या हरियाणा का मैदान, इसको हम बोलेंगे पंजाब या हरियाणा के मैदान। और यहां से लेकर, ठीक है, ये यहां से हम देख सकते हैं आपका पश्चिम बंगाल तक ये जो क्षेत्र होगा इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में पुनः बांट सकते हैं। एक हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा ये जो भाग होगा ये होगा मध्य गंगा का मैदान, और एक होगा आपका निम्न गंगा का मैदान। और ये तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। एक जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो होगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले यानी हम हिमालय की जो विशाल हिमालय की विशेषता है, इसकी विशेषताओं को लिख रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान में कुछ जो मुख्य पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए कि उत्तर के विशाल मैदान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी द्वारा, क्या लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र एवं गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण हुआ है, निक्षेप क्रिया द्वारा यानी निर्मित मैदान को, निक्षेप से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, याद यही रखना है। क्या याद रखना है कि भाई देखिए हम देखेंगे एक एक करके देखेंगे कि गंगा का मैदान यानी गंगा के मैदान का निर्माण किन किन नदियों द्वारा हुआ है। फिर हम देखेंगे पंजाब के मैदान की जो है विशेषता है, पंजाब का मैदान किन नदियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। राजस्थान के मैदान की क्या भूमिका है, पंजाब आपका असम का मैदान जो है या उसको ब्रह्मपुत्र के मैदान कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसमें किस नदियों का योगदान है। सबके बारे में एक भी बिंदु आप लोग जानते करते हैं कि हम जो पढ़ते हैं पूरा डीप पढ़ते हैं, एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि यानी उत्तर का विशाल मैदान क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित मैदान को उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हम देख सकते हैं कि इसका कुल जो क्षेत्रफल होगा वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। 7 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कुल जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं यह यानी आपका पंजाब यानी राजस्थान से लेकर आपका असम तक, पंजाब और राजस्थान से लेकर असम तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसमें लिख सकते हैं जो पंजाब यानी पश्चिम में, जो पश्चिम में पंजाब राजस्थान पंजाब
राजस्थान से असम तक फैला हुआ है, असम तक फैला हुआ है। ठीक है, कुछ अभी विशेषता के बारे में हम देख रहे हैं, अभी पूरा डीप पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई आखिर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी उधर लाए गए निक्षेप से निर्मित मैदान को उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और क्षेत्रफल कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पंजाब, जो आपका पश्चिम में, कहाँ से, पश्चिम में पंजाब राजस्थान से लेकर असम तक क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। ठीक है, यानी देखेंगे कि यह जो है, नेक्स्ट विशेषता में इसका लिख सकते हैं कि यह पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है अधिक है, अधिक, एवं पूर्व में संकर है, या पूर्व में कम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूर्व में क्या है, कम है। ठीक है, लंबाई क्या है, तो हम देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई अगर देखी जाए इसकी, तो पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई हो जाएगा 3200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3200 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए, यहाँ पर लंबाई याद रखिएगा, लंबाई, अगर चौड़ाई पूछी जाए कि उत्तर का विशाल मैदान की चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हम बोल सकते हैं लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक है, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की क्या है, इसकी कुल चौड़ाई है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, चलिए मिटा दें। ये तो हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। कुछ यानी महत्वपूर्ण बातें कि भाई इसका लंबाई कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई देखेंगे 3200 किलोमीटर, यानी इसकी चौड़ाई कितना है, तो 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब हमें देख रहे हैं कि यानी उत्तर के विशाल जो मैदान है, इसको कितने आधारों पर हम बांट सकते हैं। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, यानी भारत के जो उत्तर के विशाल मैदान है, इसको हम 2 आधारों पर बांट सकते हैं। कितने आधारों पर बांट सकते हैं, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसको 2 आधारों पर बांटकर पढ़ा जाता है। एक है आपका हो जाएगा भौतिक विभाजन, क्या देखेंगे, भौतिक विभाजन, और एक हो जाएगा प्रादेशिक विभाजन। एक क्या हो जाएगा, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, अब इसको भौतिक विभाजन देखा जाए, तो भौतिक विभाजन के आधार पर इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, तो भौतिक विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए, तो हम यही, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, भात बा खादर में। क्या याद रखना है, भात बा खादर में, यानी भौतिक स्वरूप के आधार पर देखा जाए, भौतिक विभाजन या स्थलाकृति विभाजन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, स्थलाकृति। ठीक है, भौतिक या स्थलाकृति, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट आ जाएगा जी, इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें देखिए भात है, भात बा खादर में, तो भा से हो जाएगा भावर, त से हो जाएगा तराई, बा से बांगड़, खादर से खादर, याद रखना है। देखिए अनेक तरह से हम इसमें क्या करते हैं, बात कर पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसके जो मुख्य बिंदु है उसी पर चर्चा करेंगे। यानी देखिए बहुत सारे, यानी बुक में दिया है 8 भाग, यानी 8 प्रकार से इसको बांटा गया है। भौतिक विज्ञान के रूप में देखा जाए तो कितना, 8 प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार के लिए आप ट्रिक अलग से याद कर सकते हैं, या इसके लिए आप जो दोनों भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन दोनों सब बताएंगे कैसे वो एक हो जाते हैं, आखिर में 5 हो जाते हैं। तो इसके लिए भात बा खादर, इसके लिए आप याद कर सकते हैं भात बा खादर दे रे शंभू। क्या, भात बा खादर दे रे शंभू। ठीक है, ये अलग से, ये 8 के लिए हो जाएगा। अगर आप 8 याद करना चाहते हैं तो 8 हम देखेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि 8 कैसे होगा और 5 कैसे होगा, में या दे।
ठीक है, 5 कैसे होगा और 8 कैसे होगा, प्रकार सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एक आपका हो जाएगा क्या, एक में हम देख सकते हैं भा से हो जाएगा भावर, भा से क्या हो जाएगा भावर, एक में याद रखना है भावर। दूसरा में देखिए त से तराई, तो से क्या होगा तराई, यानी स्थलाकृति के आधार पर देखा जाए तो। तीसरा हो जाएगा आपका खादर है, देखिए क्या बांगर है, बांगर, ठीक है। ये बांगर के बाद आपका आता है, बांगर के बाद क्या आ जाएगा खादर। अब देखिए ये भावर, तराई, बांगर, खादर, ये एक अलग प्रकार हो गया, यानी इसमें कितने हो रहा है मात्र 1 2 3 4, ठीक है 4 होते हैं। दे से डेल्टा एक लिख लीजिएगा, दे से डेल्टा एक हो जाएगा आपका डेल्टा। अब जैसे इसमें मान लीजिए बांगर है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भात बा खादर दे रे शंभु। अब देखिए भात बा खादर में ही तो स्पष्ट रूप से आ रहा है कि भात कहाँ है, भात माने चावल कहाँ होता है, चावल कहाँ उपजेगा, जहां मान लीजिए खादर होगा, ठीक है। तो हम लोग यानी धान या फसल जो उगाते हैं तो उसमें खादर पहले छींट देते हैं, जैसे चावल उगाना है, चावल की खेती करना है, तो चावल को भात हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं भात बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, भोजपुरी में चावल को भात बोला जाता है, और वो भात जो है चावल जो है कहाँ उगेगा, जहाँ पर अच्छा खाद खरीदेंगे तब ना खेत में, तो खेत में यानी जहाँ पर खादर होगा वहीं पर क्या होगा भात होगा। तो याद ये रखना है कि भात बा कहाँ खादर में, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। दूसरा बात अब ये कह रहा है कि भात बा खादर दे रे शंभु, मतलब कि एक लड़का यानी क्या गया है, यानी अपने साथ यानी बड़ा तसली लेकर गया है किसी घर में, ठीक है। तो बोला ये क्या चाहिए, भात चाहिए, तो कहता ना भात बा हमारे लगे ते खादर दे, क्या दे, यानी भात हमारे पास है, आप क्या कीजिए खादर दीजिए, खेत में डालना है। तो ये दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब ये भात बा खादर में, तो इसमें 5 आपको याद है, भात बा खादर दे, भात बा खादर दे, चाहे भात बा खादर में कुछ भी बोल सकते हैं, आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं। भात बा खादर दे रे शंभु, अब देखिए इसमें दे रे शंभु से क्या हो जाएगा, एक आपका तो हम देख लीजिए कि भात बा खादर दे, तो रे से हो जाएगा रे है, रे से क्या हो जाएगा रे। चलिए इस सबका नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एक भा है तो भावर हो जाएगा, तो है तो त से तराई हो जाएगा, और बा है तो बांगर हो जाएगा, खादर है तो खादर हो जाएगा, दे है तो डेल्टा हो जाएगा, रे है तो रे हो जाएगा, रे है तो क्या हो जाएगा रेह, सन है तो शंकु हो जाएगा, भू है तो क्या हो जाएगा, भू है तो भूड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 8 प्रकार के मिट्टी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे 8 हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप ये 8 लिख सकते हैं, 8 प्रकार मिट्टी है ये भी देखेंगे, लेकिन 5 कैसे होते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या आता है भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखा जाए तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे प्रादेशिक विभाजन में, प्रादेशिक विभाजन में आपका आएगा, प्रादेशिक विभाजन में पहला क्या आ जाएगा, तो पहला हम देख सकते हैं राजस्थान का मैदान आएगा, क्या राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा हम देख सकते हैं क्या पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हम देख सकते हैं गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। तीसरा गंगा का मैदान, और चौथा आप नोट कर लीजिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम का मैदान। अब देखिए जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान को हमने कितने भागों में बांटा है, गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा है, 1 2 3, कितने भागों में बांटा है 3 भागों में। एक आपका क्या हो जाएगा ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा शॉर्ट में लिखिए, मध्य गंगा, और एक हो जाएगा निम्न गंगा, ठीक है। ये हो गया आपका, यानी एक आपका भौतिक स्वरूप के आधार पर हम लोग देख सकते हैं भावर है, तराई है, बांगर है, खादर है, डेल्टा है, और एक हो जाएगा आपका
प्रादेशिक वितरण के आधार पर देखें तो राजस्थान है, ये आपका राजस्थान का होगा। अभी हम सबके बारे में बताएंगे, भाबर क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तराई क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, बांगर क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, और खादर क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार होता है, डेल्टा क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। एकदम फिगर के साथ देखिएगा, 100% आपको याद होगा, भागने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो प्रादेशिक विभाजन हमने देखा, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कितने भाग में बांट दिया गया, एक राजस्थान के मैदान को बांट दिया गया, दूसरा आपका पंजाब का मैदान हो गया, तीसरा आपका गंगा का मैदान हो गया, चौथा आपका क्या हो जाएगा, असम का मैदान हो जाएगा, ठीक है। अब गंगा के मैदान को कितने भाग में बांट दिया गया है, 3 भागों में, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ये जो आपका ऊपरी गंगा है, ये आपका जैसे मान लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला भाग आ जाएगा इसमें। मध्य आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भाग है ये आपका मध्य गंगा में आ जाएगा, और जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये आता है आपका निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दें, और हम एक एक करके यानी भौतिक विभाजन के आधार पर पहले देखेंगे, और भौतिक विभाजन के आधार पर हम सबसे पहले देखेंगे भाबर के बारे में, फिर तराई के बारे में, बांगर के बारे में, खादर के बारे में, उसके बाद डेल्टा के बारे में, ठीक है। मिटा दीजिए इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। चलिए, इसमें सबसे पहले हम क्या देखें, यानी स्थलाकृति के आधार पर या भौतिक विभाजन के आधार पर इसके हमने कितने भाग में बांटा था, लगभग, यानी आप बहुत सारे लोग 8 भागों में भी पढ़ाते हैं, यानी प्रमुखता देखिए। जैसे मान लीजिए बांगर जो है, तो बांगर का ही रूपांतरण होता है, तो आपका क्या हो बन जाता है, बांगर से ही आपका भूर बनता है, और भूर के बाद क्या बनेगा, रेह, सॉरी बांगर से ही रेह बनेगा, रेह के बाद भूर बनेगा, तो ये तो बांगर में ही 2 आ गया, ठीक है। डेल्टा भी एक प्रकार का खादर है, तो भी इसी में आ जाता है। शंकु भी एक प्रकार क्या है, भाबर है, तो शंकु। तो इस प्रकार से 3 जो है वो एक इसी सब का क्या होता है, उपभाग होता है, एक तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भाबर के बारे में। किसके बारे में जी, तो भाबर के बारे में। अब देखिए भाबर का निर्माण कैसे होता है। भाबर के निर्माण के लिए आपको थोड़ा सा हिमालय की ये श्रेणी याद होनी चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व में, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मान लीजिए समतल मैदान, यहाँ से क्या होता है आपका समतल मैदान स्टार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ढाल बना दिए, थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पर ढाल है, यहाँ पर ये सब ढाल है, ये ढाल है, ढाल धीरे 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 कम होगा, यहाँ पर लगभग समतल का भाग हो जाएगा। यहाँ पर ढाल बन रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये चढ़ेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे इसको, ये आपका क्या है जी, इसको थोड़ा समझिएगा। इसको हमने देखा था, ये आपका हो जाएगा महान हिमालय, महान हिमालय। ये हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, और ये है आपके बाह्य हिमालय या शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक लिख दे रहे हैं, शिवालिक, ठीक है। अब इसमें देखना यह है कि हमने देखा कि भाई किस प्रकार क्या हुआ है, ये आपके महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसमें आप ये भी पढ़े हैं कि यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटी पाई जाती है उसको हम किस नाम जानते हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, MCT याद होना चाहिए, ये MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सा घाटी पाई जाती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शिवालिक और जो विशाल यहाँ मैदान हो गया, ये क्या क्षेत्र है, ये आपका विशाल मैदान है, मान लीजिए विशाल क्या है, मैदान है। तो ये जो विशाल मैदान है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, यानी आपका शिवालिक और विशाल मैदान के बीच यहाँ पर जो घाटी पाई जाएगी, यहाँ पर जो घाटी पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमालय फल्टन फॉल्ट, HFF। ये आप लोग को याद होगा, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर यानी भावर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है।
अब एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ से क्या होती है कि नदियाँ निकल रही है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय नदियाँ हिमालय से निकलती है, हिमालय से नदी निकलती है, ठीक है। अब नदी जो हिमालय से जब निकलेगी, जब गिरेगी, तो हम अब फिल्म वाली देखेंगे झरना टाइप का क्या होता है, बहुत यानी तीव्र गति से ऊपर से नदी आती है। जैसे मान लीजिए हिमालय क्या ये हिम हमें बड़े बड़े बर्फ है, तो ऊपर घिल कर क्या करेंगे, यानी जल के रूप में, यानी हिमालय से वो ऊपर से गिरते हैं, ठीक है। और जब ऊपर से गिरेगी नदियाँ, तो नदियों की 3 अवस्था होती है। नदियों की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। नदी की अवस्था क्या हो जाएगी? 3 अवस्था हो जाएगी। मान लीजिए एक जब ऊपर से आ रही है तो इस प्रकार काफ़ी इसमें क्या होगा, तिरछा वेग होगा। फिर एक ये होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नदियों की 3 अवस्था। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं होती है। उसी प्रकार नदी में भी कितनी अवस्था होती है? नदी में भी आपकी 3 अवस्थाएं होती है। तीन अवस्था, यहाँ से एक भाग बांटिएगा, यहाँ से एक भाग बांटिएगा और यहाँ से एक भाग बांटिएगा। तो 3 अवस्था नदी में होता है। एक इसको हम बोलेंगे युवा अवस्था, युवा अवस्था, और ये हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, और ये होता है वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, ठीक है। नदियों की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। मान लीजिए तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन? हम 3 अवस्था में इसको बांट सकते हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। अब जब नदी क्या होती है कि यानी शिखर से गिरती है, जब ये पर्वत शिखरों से गिरती है, उस समय क्या होता है, यानी उस अवस्था को, यानी जहाँ से उद्गम होती है, यानी उसके उद्गम जब उत्पत्ति होती है, जहाँ पे इसका निर्माण होता है, उस अवस्था को बोला जाता है युवा अवस्था। और उस अवस्था में क्या होगा, इस नदी में जब युवा अवस्था होगी तो इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है। 3 बात को आपको याद रखना है कि युवा अवस्था में जब नदी होगी तो क्या क्या होगा, तो इसका वेग अधिक होगा। क्या होगा जी? तो नदियों का जो जल का वेग होगा वो अधिक होगा। अपर्दन करने की क्षमता, अपर्दन करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। और साथ में हम देख सकते हैं यह यानी वेग अधिक होगा, अपर्दन करने की क्षमता भी अधिक होगा, और क्या होगा यहाँ पे यानी संवहन करने की क्षमता, संवहन करने की क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है। संवहन करने की क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बताइए कि नदी की 3 अवस्था, युवा अवस्था, लेकिन जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था में आएगी वेग भी कम होगा, अपर्दन करने की क्षमता भी कम होगी और संवहन की क्षमता भी कम होगी, यानी युवा अवस्था की अपेक्षा। और जैसे ही हम लोग आते हैं वृद्ध अवस्था में, इसका वेग यानी नाम मात्र का हो जाता है, वेग यानी मंद गति से चलती है और अपने इसमें अपर्दन करने की क्षमता बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, और साथ में यानी संवहन की क्षमता भी क्या होती है? खो देती है, यानी पूर्ण रूपेण जो संवहन करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि युवा अवस्था में जब ये चल रही थी नदियाँ, तो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को, कंकड़, ईंट, बंजरी सबको अपने साथ लेकर, और वेग अधिक था तो सबको एकदम धक्का मुक्का मार उड़कर तोड़ फाड़ कर अपने साथ क्या हो रही थी, पूरे पत्थर और पर्वतों को लेकर आ रही थी। और लाने के बाद यहाँ धबाक धबाक सब गिर रहा था। अब ऊपर से गिरेगा, पटाक पटाक यहाँ पर गिरेगा और टूट फूट कर यहीं पर क्या हो जाएगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे तो यहीं पर हो जाएगा। अब देखिए बड़े बड़े पत्थर ऊपर से तो ढाल तनी सा मिला, उसको चोट उट लगा हल्का, यानी घर्षण जल का हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, वहां से घिसक गया और लुढ़कते लुढ़कते कहाँ आ गया, यानी पर्वतों से लुढ़क कर आकर यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर एकाएक क्या होता है कि यहाँ पर ढाल कम हो जाता है, और जब ढाल कम होता है तो जो ऊपर से जो क्या आ रहा है, ऊपर से जो पत्थरवा आ रहा है, यहीं पर गोला गोला क्या होता है, यहीं पर जम जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जम जाता है, छोटा छोटा टुकड़े के रूप में क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है। जैसे मान लीजिए गिट्टी नहीं होता है, आप लोग घर बनाने के लिए लाते हैं, तो उसी प्रकार का इसका रूप होता है। ये गिट्टी के रूप में क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है, ठीक है। और ये जब गिट्टी के रूप में जम जाएगा तो इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो यह क्षेत्र जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये शंकुआ रूप धारण कर लेता है। किसके रूप जैसा रूप धारण कर लेगा? शंकु के आकार का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये कैसा, यानी यहाँ पर जम गया और शंकु के आकार का रूप धारण कर लिया। अब इसी मिट्टी को हम लोग कहते हैं, ये जो जमा हुआ यानी कंकड़ी बंजरी से बना, जो यहाँ से तो आपका पर्वतीय भाग हो गया, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र का यहीं से निर्माण होता है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र का यहीं से निर्माण होता है। ये शंकुआ आकार का, यानी जो यहाँ पर क्या हो गया, यानी पत्थरों के
कंकड़ी और बंजरी होगी, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे टूटे फूटे होंगे, जब ऊपर से गिर रहा है, पटाक पटाक गिर रहा है, धबाक धबाक, ये गिर कर टूट फाट कर, क्योंकि ऊपर से नदियों का तो वेग काफी तीव्र है, तो अपने साथ जब युवा अवस्था में है तो काफी अपने साथ लेकर आ रही है। ठीक है, मिट्टी हो गया, आपका पत्थर हो गया, सिल्क हो गया, गाद हो गया, सबको लेकर आ रही है और यहीं पर पटक दे रही है। जो अब यहाँ पर देखिए, जो छोटी नदियां होगी, अब यहाँ पर तो जम गया, अब इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, तो इसी को बोला जाता है भावर। क्या बोला जाता है, भावर। समझ में आया? यानी ये गिरी के पाद के पास होता है। गिरी पाद मतलब, गिरी माने पर्वत, पाद मतलब पैर, जड़। ठीक है, यानी गिरी यानी पर्वत के पैर के पास, जहां पर यानी वो खड़ा है, ठीक है, उसी के किनारे पर ये क्या होता है, अवस्थित होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, भावर कहते हैं। ठीक है, और नदी, जैसे ही नदी का जल इस पर अब गिरेगा तो अपने साथ तो बहुत सारा पत्थर अब उड़ाते रहेगी, गिराते रहेगी और इसी पर टूट फूट कर ये आगे बढ़ता रहेगा और ये इसका रूप ये अलग, यानी आसपास लगभग ये आपका 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्र तक के, यानी जितने भी गिरिपाद होते हैं। अब यहाँ पर हम एक मैप के थ्रू देख सकते हैं, जो आपका ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हिमालय ये आपका शिवालिक है, तो शिवालिक के आसपास का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर पूर्ण रूपेण यानी कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए हैं, हम देख सकते हैं आपका सिंधु नदी से लेकर, यानी सिंधु नदी से लेकर ये कहाँ तक फैले हुए हैं, सिंधु नदी से लेकर हम देख सकते हैं कि तीस्ता नदी तक, जो सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है, तो तीस्ता नदी तक इसका विस्तार हुआ है। किसका, यानी भावर का। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है 8 से 16 किलोमीटर, यानी इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। कहाँ पर अवस्थित होंगे, तो यानी गिरिपाद के नीचे अवस्थित है, गिरिपाद के पास, यानी पर्वतों के पैरों के पास ये क्या होता है, जड़ के पास, जहाँ पर्वत की जड़ें अवस्थित होती है, वहीं पर क्या होंगे, अवस्थित होंगे। तो अब ये कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक अवस्थित है, तो सिंधु नदी से लेकर ये आपके तीस्ता नदी तक इसका विस्तार हुआ है। और इसकी चौड़ाई क्या होती है, तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक क्या होती है, इसका एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैली हुई है। यानी सिंधु नदी से कहाँ, तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी याद रखना है। ठीक है, किसका विस्तार हुआ है, भावर का। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा कि भाई इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से नदियां युवा अवस्था में जब होती है, यानी पर्वतों से जब नदियां निकलती है, तो अपने साथ बहुत सारे पत्थरों को भी अपने साथ लेकर चलती है, क्योंकि उस समय इसका वेग क्या होता है, तीव्र होता है, क्योंकि ऊंचे से यानी काफी ऊंचाई से नदियां आ रही है, तो उसका वेग क्या होगा, तीव्र होगा। और तीव्र वेग होता है तो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को भी, क्योंकि उस समय युवा अवस्था में 3 चीज होता है, वेग अधिक होता है, अपर्दन करने की, जब वेग अधिक होगा तो काटने छाटने, अपर्दन मतलब काटना छाटना, ठीक है, तोड़ने फोड़ने का काम, यानी काटने छाटने का काम क्या होती है, यानी अधिक करती है वेग। मान लीजिए जब लहर हो जाता है, देखिएगा बांध नदी का टूट गई, नदी का बांध टूट गई, जहां से नदिया का बांध टूटता है वहां पर जाकर खड़ा रहिएगा, आपको भी दबा लेता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बोरा में मिट्टी डाल कर ले जाकर वहां पर रखते हैं कि भाई बांधवा बंद हो जाए, कहाँ दबने वाला है, वहां पर तीव्र वेग होता है और वो बोरा को उठाकर क्या करता है, दबा देता है, क्योंकि वहीं से वो टूट रहा है, वहां से वेग क्या है उसका, क्योंकि उद्गम स्थल है, ये जो भी सरिताएं वहाँ से निकल रही है उसका वहाँ पर उद्गम स्थल है, वहाँ से धक्का जोर से लग रहा है नदियों का, तो धक्के के परिणाम स्वरूप, बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बोरा बाहर रहता है। लेकिन वहीं जब पानी यानी वहाँ से छितर जाता है, फैल जाता है अपने आसपास, उसके बाद जाकर वहाँ बोरा रख दीजिए तो वो जो बोरा होगा मिट्टी का या बालू का, वो नीचे जाकर बैठ जाता है। लेकिन वहीं वहाँ पर नहीं बैठेगा, उसको धक्का देगी नदी और उसको बहवा देती है। ठीक है, तो जहां पर नदी फैल जाती है वहां पर उसका वेग क्या होता है, कम होता है, और कम होने के पर ढाल कम होता है, ढाल कम होगा तो वेग कम होगा, वेग कम होगा तो अपर्दन करने की क्षमता भी कम होगी, और अपर्दन करने के साथ साथ यानी संवहन करने की भी क्षमता कम होगी, मतलब नदियां जो है उस भारी पदार्थ को ढो नहीं पाती है। ठीक है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं वृद्ध अवस्था, जहां पर ये निक्षेपण करना शुरू कर देती है, अपने साथ जो भी बालू कंकड़ पत्थर को लाती है, उस सबको यानी कोने पर किनारे पर उसको निक्षेप करना शुरू करती है, या अपने तलहट्टी में उसको जमा करना शुरू कर दी है। जैसे मान लीजिए बालू आ रहा है, नदी में दौड़ते हुए आ रहा है, तीव्र वेग है तो उसको धक्का देकर भगा रहा है, जहां पे नदियों का वेग कम हुआ वो बलुआ जो है अपने आप धीरे धीरे मिट्टी में बढ़ जाएगा, जहां पे उसको अवरोध प्राप्त होगा वहीं पे जाकर सट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बीच में कभी कभी जम जाता है तो टापू का भी निर्माण हो जाता है, द्वीप का भी निर्माण, नदी द्वीप का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको बाद में देखेंगे, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई भावर क्या है। भावर समझ आ गया कि नदियों द्वारा
यानी युवा अवस्था में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों पर और पत्थरों को क्या करती है, अपने साथ लेकर आती है और यानी जड़ यानी पाद के पास उसको गिराती है और ये टूट फूट कर बड़े 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 कंकड़ के रूप में क्या होते हैं यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और जब नदी का जल अब इस पर गिरेगा, जैसे मान लिया अपने घर के पास नदी का जल इस पर क्या होगा, गिरेगा, गिरने के परिणाम स्वरूप नदी का जल इस पर दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए पत्थर ना है, अपने घर के पास बहुत सारा गिट्टी रख दीजिए और गिट्टी रखने के बाद हजारों बाल्टी पानी डालिएगा, 100 बाल्टी पानी डालिएगा तो दिखाई देगा। ये बहुत सारा हम गिट्टी घर बनाने के लिए गिट्टी मान लीजिए गिराए हैं, ठीक है, और वहां पर हम पानी फेंक रहे हैं 10 बाल्टी 20 बाल्टी, तो पानी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे पानी फेंकेंगे और जहां तहां वितरिका के रूप में जहां मन करेगा वहीं से वो गिरना बहना शुरू हो जाएगा पानी। ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आसपास का जो क्षेत्र होगा गीला हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आसपास का क्षेत्र जो होता है वो गीला होता है, दलदली होता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं तराई। ठीक है, ये भाबर ये बन गया, ये क्या बन गया, भाबर, जो कंकड़ी बंजरी होगी। और तराई में क्या होती है, कंकड़ी बंजरी इसके अपेक्षा छोटी होती है, छोटी छोटी कण होती है। जो टूटा फूटा भाग है, छोटा हल्का होगा, वो जो दहने लायक है तो वो आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से जो नदी का जल है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये नदी का जल, नदी इस पर गिर रही है, यहाँ पर तो विलीन हो जाती है, नदी यहाँ पर लुप्त हो जाती है, क्योंकि जो गैप है यानी इसमें पारगम्यता अधिक है। तो ये पारगम्यता कि नदी के जल जो है, बड़े बड़े कंकड़ है तो उसमें खाली स्थान होंगे, तो पारगम्यता यानी यहाँ पे जल आएगा, आने के बाद जहाँ तरह फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा, इधर भी फैल सकता है, किधर भी फैल जाएगा, तो इधर भी बहना शुरू कर जाएगा, इधर भी बहना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी गिरना शुरू हो जाएगा, इधर भी बहना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से नदियाँ क्या करती है, अनेक सरिताओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है अपने आसपास। और जब अनेक सरिताओं में फैल जाती है तो अपने आसपास के जो क्षेत्र होता है इसको क्या करती है, यानी दलदली बना देती है। ये दलदली हो जाता है, ये क्या हो जाता है, दलदली हो जाता है। ये आसपास के भूमि में ये फैल जाती है, यहाँ पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं पत्थर के, ठीक है। तो ये दलदली क्षेत्र होता है और इसी दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है तराई। तो भाबर भी आपको कंप्लीट, तराई भी कंप्लीट, ठीक है। फिर नदियाँ यहाँ से आगे बढ़ेगी तो फिर आपका किसका निर्माण करेगी, खादर का निर्माण करेगी, फिर बांगड़ का निर्माण करेगी और फिर वो आगे बढ़ती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप लोग भाबर समझ में आ गया होगा। भाबर को, भाबर तो समझ गए होंगे कि युवा अवस्था में होती है तो भाबर का निर्माण करती है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे पत्थर उथर लगाती है, गिराती है, और उसको जैसे यहाँ से यानी नदियाँ गिरती रहती है और जल जो है यहाँ से आसपास में फैल जाता है तो आसपास के क्षेत्र को गीला कर देती है। ये जो क्षेत्र होता है दलदली होता है और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको तराई कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से नदी जो होगी वो कहाँ जाएगी, आगे बढ़ेगी तो वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। लिख लीजिए इसको, इस मैप को बना लीजिएगा आप लोग। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि भाबर से जो पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन टाइप का, उसको हम क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम है इसमें, यानी भाबर और तराई में, भाबर और तराई में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और बात इसमें याद रखना है कि जो आपका भाबर होगा तो भाबर, आप बताइए, भाबर कृषि योग्य भूमि होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे। आप देखिए स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जा रहा है कि भाबर कैसे होता है। मान लीजिए बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो बड़े बड़े पत्थर होंगे तो यहाँ पर खेती कार्य किया जा सकता है, कृषि करना नामुमकिन है। तो यह याद रखना है कि भाबर जो मिट्टी होती है उसमें कृषि कार्य यानी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर कुछ वनस्पति हो सकते हैं, कैसे वनस्पति, बड़े लंबे जड़ वाले वनस्पति। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई भाबर का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे यहाँ पर पर्वत है, तो यहाँ पर लंबे जड़ वाले, वैसे जड़ जो इस सबको वेद करके यानी क्या कर सकते हैं, जैसे चीरी नामक जो वृक्ष होता है, चीरी जो वृक्ष होता है, ये बड़े बड़े कंकर पत्थर को यानी वेद करके, ये पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। चीर नामक सदाबहार वृक्ष जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके पत्ती, जड़, तना से एक रसायन संयुक्त होता है जिसको टेक्सॉल बोलते हैं। और टेक्सॉल जो होता है वो कैंसर के उपचार में काफ़ी उपयोगी माना जाता है टेक्सॉल को, ठीक है। तो वो जो वृक्ष होता है वो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और आपका भाबर में भी क्या हो जाएगा, वो हो सकता है। तो यानी लंबे जड़ वाले पौधे ही यानी भाबर में हो सकते हैं, बाकी किसी प्रकार कोई कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन पत्थरों को तो आप भाई जोत नहीं सकते हैं, बो नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित जो पॉइंट होगा हम इसको लिख लें। तो चलिए इससे संबंधित जो भी पॉइंट होगा हम इसको लिख लें। आप पॉइंट सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाबर लिख कर हेडिंग डालिएगा, भाबर, जो भी भाबर होगा, भाबर। भाबर में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा भाई, हम लिख सकते हैं कि इसका निर्माण गिरिपद क्षेत्र में होता है,
इसका निर्माण गिरिपद क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होगा? तो गिरिपद वाले क्षेत्रों में ही होगा, यानी पहाड़ों के समीप ही इसका निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखते हैं पर्वतों से उतरने वाली नदियाँ पर्वतों से उतरने वाली नदी का वेग, परिवहन क्षमता अपरदन की क्षमता अधिक होती है। क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अब बताइए, परिवहन क्षमता यानी एक तो वेग अधिक होगा, परिवहन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी, अपरदन क्षमता अधिक होगी। जब तीनों अधिक होगा तो ये अपने साथ क्या करेगी? अनेक प्रकार के बहुत सारे मलबे को लाती हैं, अधिक होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर लिखेंगे जिसके कारण यह अपने साथ भारी मलबे को लेकर आती है, अपने साथ भारी मलबे को लेकर आती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना है। तीसरा जो पॉइंट होगा, हम देख सकते हैं गिरिपाद के पास अचानक क्या होता है? ढाल कम हुआ था, देखे थे? गिरिपाद के पास अचानक ढाल कम होने के कारण भारी मलबे को वहीं छोड़ देती है। कोई दिक्कत? लेकर ढोकर आ रही थी, अचानक ढाल कम हुआ तो वेग भी कम होगा, तो जल का वेग कम होगा तो क्या कर देगी? वहीं पर उसको छोड़ देगी। जो अपने साथ क्या है, बालू पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर आ रही थी, सबको वहीं पर छोड़ देगी। ठीक है, ये जमा कर देती है। देखेंगे यह मालवा क्या होता है? बड़े बड़े पत्थरों, बंजरी, कंकरी, यह मालवा बड़े बड़े पत्थरों, बंजरी एवं कंकरी आदि से निर्मित होता है। इसमें होता है इसी जमे क्षेत्र को डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखते चलिएगा आप लोग। जमे क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी जमे क्षेत्र को भावर कहा जाता है।
भावर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि यह क्या होता है, यह अधिक पारगम्य होता है, यह अधिक पारगम्य होता है, जिसके कारण छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, छोटी नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं, इसमें विलुप्त हो जाती हैं। छोटी नदी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है और आगे भावर को पार कर अनेक सरिताओं में निकलती है, अनेक सरिताओं में निकलती है। हो गया, अनेक सरिताओं में निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो लिख सकते हैं कि इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हुआ है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इससे बन जाएगा इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको भावर से बनता है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि बीपीएससी का रिटन भी दे रहे हैं या यूपीएससी का किसी भी रिटन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भावर के लिए आप इतना लिखते हैं तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बन सकता है। सबसे ज़्यादा आपको सबसे बड़ी बात याद रखना है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण याद रखिए गिरिपद क्षेत्रों में होगा। गिरिपद यानी पहाड़ के जो पर्वत क्षेत्र, भी हमने बताया था कि जो पर्वत हिमालय है शिवालिक हो गया, तो शिवालिक का गिरिपद यही ना हुआ, पैर जहाँ पर ये खड़ा है, और यहीं पर ये क्या होगा, इसका निर्माण होगा शंकु आकार का। ठीक है, और इस क्षेत्र को, इस मिट्टी को शंकु बोला जाता है। जो हम अभी बताए थे, ये शंकु का निर्माण, तो नदियों द्वारा ही से क्या किया जाता है, शंकु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसी में आके पढ़ लेना है, अलग से कुछ है ही नहीं। तो ये शंकु का आकार का निर्माण होता है, तो गिरिपद में होगा, पहली विशेषता। दूसरी कि पर्वतों से उतरने वाली नदी का वेग क्या होता है, वेग याद रखिए, वेग क्या अधिक होगा, परिवहन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, अपर्दन करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जब ये तीनों अधिक होगी तो भाई क्या होगा, जिसके कारण ये अपने साथ बहुत सारे मलबे को लेकर आती हैं। उस समय क्षमता जब अधिक होती तो बड़े बड़े मलबे को भी लेकर आती हैं। और गिरिपाद के पास अचानक ढाल कम हो जाने के कारण, जब गिरिपाद के पास क्या होता है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए गिरिपाद के पास अचानक ढाल क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, तो बहुत सारे कंकड़ पत्थरों क्या कर दिए, यहीं पर लाकर छोड़ दी। ठीक है, छोड़ देती है। यह मलबा बड़े बड़े कंकड़, बंजरे एवं कंकरी आदि से क्या होती है, यानी कंकरी बंजरी, हम पहले ही बताया, कंकरी बंजरी पत्थर आदि के क्या होता है, बने निर्मित होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको भावर कहते हैं। बड़े बड़े, आप याद रखिएगा, बड़े बड़े बंजरी से, कंकरी से, हाँ, पत्थरों से क्या होता है, निर्मित होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, भावर के नाम से जाना जाता है। यह अधिक परगम होता है। तो परगम होता है, मान लीजिए बड़े बड़े पत्थर होगा तो उसमें गैप होगा पानी, या पत्थर में अभी बताया कि द्वार पे गिट्टी रख दीजिए और उस पर कितना पानी डालिए, आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा, वो अंदर ही अंदर चारों बगल क्या होता है, फैल जाता है, और आसपास के क्षेत्र को दलदली बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दलदली क्षेत्र को तराई, या तराई को दलदली बोल सकते हैं, तराई वाले भाग को। ठीक है, तो दलदली या तराई बोल सकते हैं उसको, याद रखना है।
इसी कारण उसमें क्या है, यानी पत्थर वाले क्षेत्रों में यहाँ पर नदी गिरेगी तो विलुप्त हो जाती है और फिर बाद में अनेक सरिताओं के रूप में, अनेक धाराओं के रूप में वो फैलती है और फिर इकट्ठा होकर यानी बड़े बड़े नदियों का निर्माण करती है। इसका विस्तार कहाँ से हुआ है, तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक हुआ है, तीस्ता नदी तक हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है कि इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक हुआ है और इसकी चौड़ाई जो है कितना है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर है। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिटा दें। चलिए इसके बाद यानी भाबर के बाद आपका आता है दूसरा जो क्षेत्र आएगा वो आपका आएगा तराई। क्या आएगा जी, तराई। तो तराई के बारे में हम तो पढ़ ही लिए हैं कि यानी भाबर का जो अगला भाग होगा वो क्या होगा, आपका तराई होगा। ठीक है, क्योंकि भाबर यानी जो बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पर यानी क्या, मान लीजिए कि नदियाँ गिर रही है और वहाँ पर विलुप्त हो गई क्योंकि पत्थर थे, और वहीं विलुप्त होने के परिणाम स्वरूप अंदर अंदर क्या होती है, आसपास के क्षेत्र को दलदली बनाती है और आसपास के क्षेत्र में अनेक वितरिकाओं के रूप में फैली होती है। अनेक वितरिकाओं के रूप में जो फैली होगी, जैसे एक बार चलिए उसको जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया, और ये जो क्षेत्र है तो हम लोग ने यहाँ पर देखा था ना, हम लोग यहीं पर देखे थे कि भाई ये मान लीजिए कि आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका हो गया भाबर वाला क्षेत्र। ठीक है, और भाबर वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, भाबर वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर कंकड़ इकट्ठा हो गया। अब इस पर जो जल गिरेगा, पानी गिरेगा, तो गिरने के परिणाम स्वरूप तो यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा, ये आसपास के क्षेत्रों में जो है कई वितरिकाओं के रूप में, यहाँ से अब कई वितरिकाओं के रूप में इधर बहेगी, जहाँ ढाल होगा उधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर भी फैल जाएगी जल, इधर भी फैल जाएगा जल। अब यही क्षेत्र जो होता है ये एक संकरी पट्टे के रूप में पाया जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं तराई। यानी भाबर के अगले भाग में जहाँ यानी जल जो है रिस कर आसपास के क्षेत्रों को क्या कर दिया है, दलदली कर दिया है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए तराई के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर ले, आपको समझ में आ गया होगा तराई क्या है। यानी भाबर के अगले जो क्षेत्र होगा, अगला जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, तराई कहेंगे, जो क्या होता है, एक दलदली भूमि के रूप में स्थित होता है। चलिए तराई ही लिखिएगा, तराई के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लिया जाए। सबसे पहले कि भाबर को पार कर, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, भाबर को पार कर नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, पार कर नदी जो है कई धाराओं में बढ़ जाती है, कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का क्षेत्र दलदली एवं नमी युक्त बोल सकते हैं, नमी युक्त हो जाता है, जिसे क्या कहेंगे, तराई कहते हैं, जिसे तराई कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे तराई। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा भाबर में आप लोग लिखे थे कि यह कृषि योग्य नहीं है, उस पॉइंट में लिखिए, चौराई तक हम लिखे थे, उसमें एक दो लाइन और जोड़ दीजिएगा कि भाबर जो होता है वो कृषि योग्य नहीं होता है, और इसमें जो होंगे यानी लंबे जड़ वाले ही क्या होते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। ये दो पॉइंट उसमें लिख लीजिएगा। क्या होगा, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि यह जो है पूर्व की ओर, यह पूर्व की ओर चौड़ा एवं पश्चिम की ओर संकरा होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए कृषि योग होगा कि नहीं, तो कृषि योग हो सकता है, कृषि योग तो नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर
वनस्पति एवं वन्य जीव, यहाँ पर वन्य एवं वन्य जीव पाए जाएंगे, पाया जाता है। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव पाया जाएगा तो हो सकता है कृषि हो जाए, कृषि होगा लेकिन यानी मानव श्रम के तहत लिख सकते हैं यहाँ मानव श्रम के द्वारा कृषि कार्य संभव है, यानी जंगलों की सफाई करके यानी मानव क्या कर सकता है, कृषि कार्य कर सकता है। बस यही 2-3 पॉइंट आपको क्या करना है, इससे याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे इसको। तराई के बाद जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका, एक आता है बांगर और दूसरा आता है खादर। इसको हम देखेंगे बांगर और खादर को। बांगर और एक होगा आपका खादर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक हम मैप बना लेते हैं। किस प्रकार से अभी हम लोगों ने समझा उसको एक प्रारंभिक शुरू से लेकर मान लीजिए क्या हो गया आपका, गिरी हो गया, ये हो गया आपका गिरिपद। क्या हो गया, ये गिरी यानी पर्वत हो गया और ये हो गया आपका गिरिपद। ठीक है, गिरिपद के पास क्या अवस्थित होता है, हमने देखा था कि 16 से यानी 8 से 16 किलोमीटर के बीच तक ये आपके अवस्थित होते हैं। कौन क्या, तो 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र तक आपके अवस्थित होते हैं, यानी गिरिपद के किनारे किनारे ये आपके अवस्थित होंगे। क्या, तो भाबर होता है, क्या होता है, भाबर होता है, वो कंकर बंजरी के रूप में ये अवस्थित होता है। ठीक है, कंकरी बंजरी के रूप में क्या होता है, अवस्थित होते हैं। इसको देख लेना है। चलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम बनाते रहें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ये होते हैं आपके भाबर वाले क्षेत्र। ठीक है, और भाबर के क्षेत्र के बाद, भाबर जो क्षेत्र होता है, भाबर के बाद आपका आता है क्या, यहाँ पर हम देखेंगे भाबर के बाद ये आते हैं आपके दलदली क्षेत्र। ये आपका आता है दलदली क्षेत्र। ठीक है, ये क्या आता है आपका, दलदली क्षेत्र। और यहाँ से ये अनेक सरिताओं के रूप में नदियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये सरिताओं का, नदी सरिताओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये अनेक सरिता नदी, अब यहाँ पर क्या था, ये आपका हो गया, हम देख सकते हैं इसको आप नदी के रूप में मैपिंग कर लीजिएगा। ये आपकी क्या होगा, नदी हो गई। अनेक सरिताएं होती है और ये छोटी बड़ी सरिताएं आकर भी क्या करती है, एक बड़े नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। ये जो भाग है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नदी का निर्माण हो रहा है तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पर देखेंगे कि नदी जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है। अब यहाँ पर क्या था, ये आपका हो गया भाबर। ठीक है, ये जो क्षेत्र हुआ हो गया तराई दलदली क्षेत्र।
ठीक है, भाबर हो गया, ये तराई हो गया। ये आपका दलदली क्षेत्र वाला जो भाग है, ये आपका दलदली क्षेत्र वाला भाग है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग तराई। ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपका हो गया तराई वाला क्षेत्र, मान लीजिए। अब ये दलदली क्षेत्र से भी जल रिश्ते हैं, और एक माने अनेक वितरिकाएं मिलकर एक बड़े नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। और नदी क्या करती है, यानी नदी जब चलेगी तो वो निक्षेप करेगी भाई। जब हम बताए थे अभी कि नदियों की 3 अवस्था होती है, और 3 अवस्था को वो पार करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 अवस्था होती है, 3 अवस्था यानी एक आपका युवावस्था, एक आपका ये आपका हो जाएगा युवावस्था, और ये हो जाएगा आपका प्रौढ़ अवस्था, और ये हो जाएगा वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका गति होगा, चंचल होगा। जैसे बच्चे क्या होते हैं, शुरू प्रारंभ में छोटे बच्चे जो होते हैं काफ़ी चंचल होते हैं, उन्हें आग पानी किसी से डर नहीं होता है, और किसी से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, डरते फरते नहीं है। उसी प्रकार अपने साथ ये भी नदी चंचल होती है, अपने साथ बहुत सारे गाद मिट्टी वगैरह सबको लेकर चल रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर निक्षेप कर दिया, और ये हो गया भाबर। ठीक है, और यहाँ से पानी गिरते रहेगा, और आसपास के क्षेत्रों में पूरा रिस्क करिएगा दलदली क्षेत्र का, ये पैदा कर देगा, दलदली क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आप ये एक ही भी मैप बना सकते हैं, 2 भी, जितना भी बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, अनेक नदियों को क्या करती है। अब यहाँ से ये हम देखेंगे कि यहाँ से जल रिस कर आए और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएंगे, पूरा दलदली क्षेत्र हो गया। दलदली क्षेत्र से भी जल रिसते हैं, और रिस कर क्या करते हैं, यानी यहाँ पर नदियों का एक चारों तरफ से नदियाँ फैल कर आती है, इकट्ठा होकर आती है। इधर से भी अनेक, इधर एक ही वितरिका नहीं है, यहाँ पर आप देखिएगा अनेक वितरिका रूप में फैली हुई है, अनेक वितरिकाएँ हैं। ये सभी वितरिकाएं क्या करती है, ये आकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में ये मिल जाएगी। इधर से भी अनेक वितरिका है, ये आसपास दलदली क्षेत्र है, अनेक वितरिका आकर क्या हो गई, इधर से आकर अपना मिल गई, और मिलने के बाद क्या कर दी, ये आसपास का दलदली क्षेत्र है, इधर से बहुत जगह से नदियाँ निकल रही है, जहाँ पर इसको गैप यानी मिला उधर से वो निकलना शुरू कर दी। ठीक है, जैसे आप पत्थर पे पानी डालकर देखिएगा तो वितरिकाएं आकर आसपास में मिल जाती है, और एक सामूहिक यानी अनेक वितरिकाएं। नदी वितरिका मतलब क्या, जब नदियों की अनेक धारा, नदियाँ जो अनेक धाराओं में बढ़ जाए, यानी उस धाराओं को हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। ठीक है, तो ये वितरिकाएं यानी इकट्ठा होकर एक नदी का निर्माण करती है। और ये बड़ी नदी करती क्या है कि जब आपका प्रथम यानी युवा अवस्था में होगी तो तब तो ये आपका कौन सी भावर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था में आप देखिएगा, युवा अवस्था में ये भी आपकी है। ठीक है, ये आपकी प्रौढ़ अवस्था में होगी, कम निक्षेपण करेगी। और इसके साथ जैसे ही वृद्ध अवस्था, यहाँ पर आते आते ये नदियों का वेग कम हो जाता है, प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है, संवहन यानी अपने साथ लाए गए यानी जो भी मिट्टी होता है, गाद होता है, बालू होता है, जो पत्थर होता है, उसको संवहन करने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि नदी में वेग क्या होता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर ढाल भी कम हो जाता है, ढाल जब कम होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा, नदी का कम हो जाएगा। ठीक है, ढाल क्यों कम होता है कि अब निक्षेप यानी गाद जो है, बालू जो है नीचे बैठते चला जाएगा, तो ये इसका ऊंचाई क्या होगा, नीचे से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तिरछा चढ़ना पड़ता है, इसलिए नदियों का वेग क्या होता है, कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। और जब नदी का वेग कम होगा तो अब ये आसपास के क्षेत्रों में निक्षेप करना शुरू कर देगी। क्या करेगी, आसपास के जो क्षेत्र है इधर अपना निक्षेप करना शुरू कर देगी, याद रखना है। ये आसपास के क्षेत्र में निक्षेप करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। अब ये मान लीजिए निक्षेपण हुआ, ये मान लीजिए निक्षेप हो गया। अब देखिए इसमें इसको भी निक्षेप जब करेगी तो एक आपका ये हो जाएगा, अब देखिए निक्षेप जब करेगी तो पहले आपका ये बांगर का निर्माण होगा, ये बांगर वाला क्षेत्र है, समझा रहे हैं अभी, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये आपका बांगर वाला क्षेत्र हो जाएगा। और ये जो क्षेत्र होगा ये खादर वाला क्षेत्र होगा। क्या होगा, ये मान लीजिए आपका खादर वाला क्षेत्र हो गया,
यहाँ से 2, फर्स्ट ये था पुराना और ये हो गया सेकेंड, ठीक है। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? दोनों को बोला जाता है जलोढ़ मृदा। दोनों क्या बोल सकते हैं? जलोढ़ मृदा बोला जाता है, ठीक है। अब जलोढ़ मृदा यानी नदी द्वारा लाए गए निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियाँ क्या करती है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, यानी नदियों के जल द्वारा लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 भागों में बटी होती है। मिट्टी का प्रकार जो है काली मिट्टी, काली मृदा, रेगुर मृदा वही है आपका काली कपासी मृदा, या लेटराइट मिट्टी जो है, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा है। ये जितनी भी मिट्टी है यानी सबके प्रकार जो है आपके सबके बारे में हम मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस हम केवल मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं और लगभग आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक जैसा नहीं है, इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब नदियाँ अपने साथ चलेगी तो नदी क्या करती है? निक्षेप करना शुरू करती हैं। जब नदियों की चौड़ाई अधिक होती है, ठीक है, नदियों की चौड़ाई जब अधिक होती है तो ये अपने बाढ़ के जल को दूर तक पहुंचाती है। लेकिन जैसे जैसे नदियाँ क्या होती है? गड्ढी यानी पतली होती जाती है और गड्ढी हो जाती है, उसके यानी उसका तल क्या होता है? उसका तल गहरा होता चला जाता है और चौड़ाई कम होती जाती है। तो नदियाँ निक्षेप करना है, जो निक्षेप करती है वो काफ़ी नज़दीक में ही करती है। तो इसको हम कहते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये जो होगा वो होगा आपका खादर। ये क्या होगा? खादर। और जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बांगर। इसको क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी पुराने जलोढ़ मृदा एक समय में ये नदियाँ जो है, इस नदियों का जो बाढ़ का जल है ये कहाँ तक आता था? यानी बांगर तक आता था। ये क्षेत्र था, एक समय था जब यही नदियों के द्वारा जो बाढ़ का जल जो है, बाढ़ का जल क्या होता है? आप मान लीजिए कि हमारे पास जो धमई नदी है, इसका बाढ़ का जल हमारे पास आता है तो यानी मिट्टी, ये आपका बोल सकते हैं ये कौन सी मिट्टी है? यानी हर वर्ष प्रतिवर्ष यानी बाढ़ आए और बाढ़ आने के परिणाम स्वरूप यानी बाढ़ का जल जो है यहाँ तक आ जाए तो उससे क्या होता है? जलोढ़ यानी नई जलोढ़ मिट्टी, यानी जल द्वारा लाई गई नई मिट्टी आती है, बाढ़ का नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी का एक परत छा जाता है, तो उसको हम कहते हैं नई जलोढ़ मृदा, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा। और नई जलोढ़ मृदा को हम क्या बोल सकते हैं? खादर बोलते हैं। यानी जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसी को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसी को क्या बोलता है? बांगर बोला जाता है, ठीक है। तो एक समय था कि नदियों का जो बाढ़ का जल था ये कहाँ तक पहुँचता था? यानी जो अभी बांगर है ये पहले खादर था, लेकिन अब जो नदी क्या हो गई? पतली हो गई है और ये गड्ढी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यानी इस नदी का जल जो है यहाँ तक नहीं पहुँचता है, ये यहीं के आसपास के क्षेत्र तक, यहाँ तक और यहाँ तक फैलता है। अब ये आसपास के क्षेत्रों में ही यानी निक्षेपण भी करती है। तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम क्या कहेंगे? ये जो नदी का नज़दीक है इसको बोलते हैं खादर, और जो दूर वाला क्षेत्र है जहाँ पर अब बाढ़ का जल यहाँ पर अब नहीं पहुँचता है इसको हम बोलते हैं बांगर, ठीक है। और अब जो खादर और बांगर में अंतर क्या है कि खादर जो होता है वो बांगर की अपेक्षा काफ़ी उपजाऊ होता है। खादर क्या है? बांगर की अपेक्षा। यही सब पॉइंट आपको लिखना भी है, ठीक है ना। यानी खादर जो होता है वो बांगर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। इसमें कंकड़ी और बंजरी की संख्या यानी खादर में कम होती है, और पुराने जलोढ़ मृदा जो होते हैं बांगर जो होता है उसमें कंकड़ी और बंजरी की संख्या अधिक होती है, ठीक है। पुराने जलोढ़ मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण यानी इसमें कंकर यानी कंकरीली हो जाती है, ठीक है। और यही अधिक सिंचाई पर जब हम होते हैं, अब इसमें देखिए कृषि योग्य भूमि कौन होगी? यानी कृषि के लिए सबसे अच्छी भूमि खादर होती है, ठीक है। यानी खादर की अपेक्षा बांगर जो होती है वो बहुत कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंचाई करके कृषि कार्य किया जाता है। अब जब हम अधिक खेतों की सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इस पर एक रेह का परत छाया जाता है, जिसको हम नोनी कहते हैं। नोनी कहीं है कि नहीं नोनी? अरे खेतों में देखिएगा, जो धोबी लोग पहले क्या करते थे? कपड़ा उपड़ा धोते थे, तो धोबी लोग जब कपड़ा धोते थे तो वो खेतों में से रेह निकालते थे। रेह उजला टाइप का होता है, जिसको यानी धोवन सोडा के रूप में हम बोल सकते हैं। धोवन सोडा सरफ के रूप में इस्तेमाल लोग करते थे यानी कपड़ा खींचने में। तो रेह उजला होता है, नमकीन होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। जब मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप यानी ये क्या होती है? मिट्टी है कि क्षारीय होती है, यानी रेह का एक उजला परत है। अब ये अधिकतर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगा। यानी सिंचाई के परिणाम स्वरूप यानी पंजाब और हरियाणा की भूमि जो है काफ़ी निम्नलिखित हो गई है, यानी अनुपजाऊ हो गई है अधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप, ठीक है। तो वो पंजाब और हरियाणा की जो भूमि है वो क्या है? आपका बांगर है, ठीक है। और अधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप क्या हो गई है? वो आपका रेह में चेंज हो गई है। अब देखिए
रेह इसीलिए हम बता रहे थे कि रेह को अलग से क्यों नहीं भी पढ़ सकते हैं और अलग से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि रेह किसका प्रकार है, बांगड़े का एक प्रकार है रेह। ठीक है, इसलिए हम ये पांचों को बताए थे। रेह किसका प्रकार है, बांगर का। यानी रेह में जब अधिक सिंचाई कीजिएगा, सॉरी बांगर में जब अधिक हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस पर एक यानी उजला उजला परत यानी परत छा जाता है। उजला देखिएगा, उजला मुलायम आपका क्या होता है, एक परत छा जाता है जिसको रेह बोला जाता है। ठीक है, अब रेह क्या होगा कि यह मिट्टी को अनुपजाऊ कर देता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यानी समझिए कि समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे भूर क्या होता है। भूर, अब देखिए कि ये अब भूर होगा क्या कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें जिसके ऊपरी परत है, मान लीजिए कि आपका मिट्टी हो गया। ठीक है, इसकी जो ऊपरी परत है ये उपजाऊ थी, कोमल मिट्टी थी यानी जिस पर हम खेती वगैरह जुताई उताई करके खेती कार्य करते थे। अब ये अपर्दन के कारण, चाहे वायु अपर्दित जल द्वारा अपर्दन के कारण या वायु द्वारा अपर्दन के कारण ये अपर्दित होकर ये मिट्टी की परत क्या हो जाए, ऊपर से उड़ कर दूसरे जगह चला जाए, यानी हट जाती है। जो कोमल मृदा होती है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, ये मिट्टी क्या होती है जब यानी अपर्दित हो जाती है तो इस पर यानी क्या होता है, कंकरीली मिट्टी पर बच जाती है। नीचे का कंकर पत्थर जाए दिखिएगा, नीचे का तो कंकरीली क्षेत्र होता है, कंकरीली क्षेत्र बच जाता है, इसी को बोलते हैं भूर। इसको क्या बोलते हैं, भूर बोलते हैं। तो ये भी आपका किस में होता है, बांगर में ही अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, यानी बांगर जो मिट्टी होती है उसकी जो यानी जल के अपर्दन के कारण या वायु अपर्दन के कारण किसी अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब ऊपर की कोमल मिट्टी जिस पर कृषि कार्य किया जाता है उसका अपर्दन किसी माध्यम से हो जाए, और अपर्दन होने के बाद जो कोमल मिट्टी होती है उसका अपर्दन हो जाता है, और बाकी जो आपका कठोर मिट्टी होती है उसी को भूर बुलाया जाता है, जिसमें कंकड़ी बंजरी अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है भूर। तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख लीजिए कि रेह क्या है। रेह यानी जो बांगर मिट्टी होती है, जब बांगर मिट्टी पर अधिक सिंचाई किया जाता है और सिंचाई के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप उस पर एक उजला परत छा जाता है। उजला परत यानी बर्फ जैसा बिछ जाता है। ठीक है, जिसको हम रेह कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग धोवन सोडा के रूप में करते हैं, कपड़ा धुलाई के रूप में। ठीक है, और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखिए। तो हम लोग देख लिए, खादर भी देख लिए, बांगर भी देख लिए, डेल्टा। अब देखिए डेल्टा, इसी में हम देख रहे हैं डेल्टा, उसके बाद हम बस लिखते चलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे नदियाँ एकाएक मुड़ गई। ठीक है, नदियाँ मुड़ गई, तो जब मुड़ेगी तो अपने साथ ही तीव्र वेग होगा और बालू पत्थर को लेकर आ रही है, और मुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर निक्षेप करना शुरू कर दी, ये बालू आया यहीं पर जमना शुरू हो गया, बालू आया यहीं पर जमना शुरू हो गया, तो एक भाग यहाँ पर नदी के बीच में ही क्या हो गया, यहाँ पर टापू का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी नदी मुहानों पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा नदी मुहानों पर जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल का डेल्टा, जैसे मान लीजिए गंगा नदी आती है। अब देखिएगा कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकली, ठीक है, उत्तर प्रदेश होते हुए आपका झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, एक हुगली और एक ये, और यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा का, नदी डेल्टा का, ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर से आती है, और यहाँ पर क्या होता है, नदी डेल्टा का विकास होता है। तो सुंदरबन का डेल्टा हो गया। तो डेल्टा का निर्माण क्या होता है, नदी मुहानों पर ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा आप लोग समझिए आपकी 5 प्रकार की, और डेल्टा में भी विशेषता क्या होगी, डेल्टा में भी इसलिए हम नहीं बताना चाहते कि डेल्टा भी एक बार क्या है, खादर मिट्टी, यानी डेल्टा में भी खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये भी निक्षेप से ही बन रहा है। नदियाँ आ रही है अपने साथ, बालू पत्थर गाद वगैरह जो भी अपने साथ लेकर आई थी उसका यानी मुहानों पर क्या कर रही है, निक्षेप करना शुरू कर देती है, और उस प्रकार से एक डेल्टा का निर्माण होता है। तो भी मिट्टी क्या होगा, आपका खादर ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको खादर और बांगर। तो खादर में याद रखना है कि भाई कि सबसे पहले कि भाबर जो होता है, भाबर के बाद तराई होगा। भाबर यानी बड़े बड़े कंकरीली पथरीली भाग होता है जो गिरिपद के पास होता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये दलदली क्षेत्र जो होगा, यानी जो नदियाँ रिस कराती है जहाँ तहाँ से फैल कर, तो दलदली क्षेत्र आपस में फैला, ये दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसको हम तराई कहते हैं। इसके बाद ये अनेक सरिता मिलकर क्या करती है, एक बड़े जलधारा का निर्माण करती है। इससे यानी अब नदियाँ निकलती है और अपने आसपास क्या करती है, यानी निक्षेप करती है। जहाँ पर पहले निक्षेप कर रही थी उस स्थान को, अब वहाँ पर उसका जल का यानी बाढ़ का जल जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। पहले पहुँचता था, एक समय था कि यहाँ पर पहुँचता था, अब नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसको हम बांगर कहेंगे। और जहाँ पर अभी भी यानी बाढ़ का जल उस नदी का पहुँच रहा है उसको हम खादर कहेंगे। तो बांगर जो होगा वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, और खादर जो होता है ये काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, खादर में यानी कंकरी बजरी की संख्या कम होती है, और बांगर में कंकरी बजरी की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है,
इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की संख्या मात्रा अधिक होती है, जिस कारण ये पथरीली भी हो जाती है। और यानी बांगर मृदा में जब हम अधिक सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के परिणाम स्वरूप उसमें एक रेह यानी बीज जाता है, परत, रेह का परत यानी उजला उजला एक परत बीज जाता है, जिसको रेह कहा जाता है। बस याद रखना है, जिसका उपयोग धोवन सोडा के रूप में किया जाता है, कपड़े धुलाई के रूप में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और रेह प्रकार की मिट्टी कहाँ पर अधिकतर पाई जाती है, तो पंजाब और हरियाणा में अधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप वहाँ पर निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट आप समझ गए होंगे। रेह भी आपको समझ में आ गया होगा, भूर भी समझ में आ गया होगा। भूर क्या है, रेह क्या है, उसके बाद भाव, ये आप फिगर भी बना लीजिएगा। अब जो कुछ पॉइंट है उसको हम नोट करते चल रहे हैं, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका खादर से, बांगर से, वैसे तो आपको ये सब पॉइंट याद हो गया होगा, जहाँ तक उम्मीद है हमको। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या है, सभी को याद हो गया कि लिखना ही पड़ेगा। वैसे तो हम लिखेंगे, लेकिन याद हो गया तो सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी की बात है कि आप लोगों को क्लास में क्या हो गया, याद हो गया। क्लास लंबा हो रहा है तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताइए बाबू, एक एक पॉइंट को लिखवा रहे हैं तो क्लास तो लंबा होगा, पहले से लिख कर आए और समझा दे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना समझ में नहीं आएगा। बस समझे, इसलिए हम क्या करते हैं कि हर पॉइंट को भले थोड़ा सा टाइम लगे, क्लियर, टाइम लगे, लेकिन अच्छा से पढ़िए जो भी पॉइंट हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं खादर के बारे में। खादर ये बांगर, बांगर ही पहले देख लिया जाए। बांगर, तो बांगर में क्या क्या लिख सकते हैं कि यह सबसे पहले कि यह एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, क्या है, यानी बांगर जो है क्या, अभी हम बताए थे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि यह क्या होती है, यह कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती हैं। साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ सिंचाई करके कृषि कार्य किया जा सकता है या किया जाता है। नेक्स्ट, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण इसमें, अधिक सिंचाई के कारण यह रेह के रूप में अधिक सिंचाई के कारण यह रेह के रूप में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बांगर में कंकड़ी एवं बंजरी की संख्या अधिक होती है, कंकड़ी एवं बंजरी की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ये दो चार जो पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमने देख रहे हैं कि बांगर के बाद आपका होता है खादर। तो खादर क्या होगा भाई, यानी दोनों हम देखेंगे कि खादर और बांगर दोनों जलोढ़ मिट्टी का ही क्या है, एक
प्रकार है। और जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसे हम खादर कहेंगे, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसे बांगर कहेंगे। तो बांगर के बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, खादर। खादर, तो खादर में क्या नोट कर सकते हैं, खादर में सबसे पहले नोट करेंगे कि यह एक नवीन जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा होती है जहाँ नदियों का बाढ़ का पानी पहुँचता है, जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी आज भी पहुंचता है, आज भी पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यह अधिक उपजाऊ होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कंकरी एवं बंजरी की मात्रा कम होती है और महीन भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इससे बिंदु क्या हो जाएगा, और क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बस यही 2-4 पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। बाकी रेह और भू समझ में आ गया होगा। रेह को देख लीजिए, रेह क्या है, यानी इसमें याद रखिएगा कि जब बांगर मृदा की अधिक सिंचाई करने पर क्या होता है, अधिक सिंचाई करने पर यानी मिट्टी की ऊपरी परत पर क्या होता है, उजला नमकीन परत छा जाता है या फैल जाती है, नमकीन परत फैल जाती है, जिसे रेह कहते हैं, और इसका उदाहरण है हरियाणा एवं पंजाब। ठीक है, दूसरा देखेंगे भूर क्या होता है, यानी जब मिट्टी की कोमल परतें, ऊपरी कोमल परतें, जब मिट्टी क्या होती है, ऊपरी कोमल परतें जल एवं वायु के अपर्दन के कारण जब मिट्टी की ऊपरी कोमल परतें जल एवं वायु के अपर्दन के कारण स्थानांतरित हो जाती हैं, तो क्या बचता है, कंकरीली भाग बच जाता है। तो बचे हुए कंकरीले भाग को
भूर कहते हैं। बस यही आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग डेल्टा देख लिया है कि नदी मुहानों पर, जो नदी के मुहानों पर क्या होता है, नदी मुहानों पर यानी डेल्टा का विकास होता है। तो इसमें खास याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि डेल्टा में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ में आपका खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो ये हुआ आपका आज का जो स्थलाकृति यानी भौतिक विभाजन जो था आज हम लोग पढ़ लिए। इसमें आपका सबसे पहले भावर था, भावर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद आपके बाद खादर, खादर में ही आपका बांगर में ही पढ़ना था रेह और भूर, ठीक है। और उसके बाद खादर, खादर के बाद डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा आप जनरेट करते हैं, नदी डेल्टा, जहाँ नदी के मुहानों पर जो टापू बन जाता है नदी डेल्टा बोला जाता है, तो डेल्टा क्षेत्र होता है। उसमें भी उसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर यानी यह काफ़ी उपजाऊ होती है। पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। यह काफ़ी, अगर नहीं लिख पाए तो बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि डेल्टा ये जो क्षेत्र होता है नदी मुहानों पर विकसित होते हैं, और क्या होता है कि यह काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में भी आपका बोल सकते हैं कौन सी मिट्टी, खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जैसे नदी डेल्टा, उदाहरण जैसे नदी डेल्टा आपका सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। क्लियर।